मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अफगानिस्तान की मुसलसल बदलती हुई सूरत हाल, एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट कि हमने देखा कि एक ही रात के अंदर अचानक काबुल पर कब्जा होता है, उसके बाद पूरे अफगानिस्तान 4.6 मिलियन, मोर देन 4.6 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो हमने देखा कि तालिबान के कब्जे में चली जाती है। और फिर वहां पर एयरपोर्ट पर जो हमने मनाजिर देखे, ये कैसे हुआ, ये मिस कैलकुलेशन थी, स्ट्रेटेजी थी, ये सब क्या था। और उसके बाद नई डेवलपमेंट ये हुई कि मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से इस हवाले से स्पीच की गई, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ नकात रखे और उसके बाद तालिबान की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। इस सूरत हाल पर हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका की बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी, पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक, ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर, पॉलिटिशियन और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राइटर, मिस्टर साजिद तारिक साहब। साजिद तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। My pleasure, Alia. Thank you for having me. साजिद साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त आप देख रहे हैं सर, ये तो सारा मैंने बयान कर दिया, आप भी देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से जो चल रहा है, पूरी दुनिया के लिए बहुत हैरान कुन ये जो कुछ हुआ, एक तारीख मतलब लिखी जा रही है। और उसके बाद अब मिस्टर जो बाइडेन ने इसके हवाले से तकरीर भी की। सर, आप ये जो इतने सवाल जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बयान किए कि ये क्या हुआ, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, मैं आपको दो प्रोस्पेक्टिव्स बताऊंगा, दो डिफरेंट एंगल, एक एज एन अमेरिकन और एक एज ए पाकिस्तानी। मैं कल बल्कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ स्पीच सुनी प्रेसिडेंट बाइडेन की, और मैंने एक दफा नहीं 2 दफा सुनी, रिवाइंड करके सुनी। एक उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश की, उनकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को समझने की कोशिश की। तो वो कल एक दुनिया के कमजोर तरीन प्रेसिडेंट नजर आए, कंफ्यूज नजर आए। एक हारा हुआ एक शख्स जो होता है वो उन्होंने दुनिया की हर चीज को ब्लेम करने की कोशिश की सिवाय अपने आप को। डायरेक्शनलेस, कोई उन्होंने पॉलिसी एक्सप्लेन नहीं की कि आगे हम कहां जाएंगे। कंफ्यूजन, कहते रहे कि हमने उसामा बिन लादेन का टारगेट अचीव कर लिया, उसके 10 साल बाद आप बैठे रहे। आपका पर डेली खर्चा 1 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर आपका डेली खर्चा है, आप वो क्यों करते रहे? अब आपको जब पता था इन सारी चीजों का, आपने रेफरेंस दिया कि आप सेनेटर थे, आप पहले फॉरेन सर्विस कमेटी के चेयर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस लेने के बावजूद आप जिस तरीके से निकले हैं, आज दुनिया मजबूर है कि वो साइगान के साथ आपका कंपैरिजन कर रही है कि जिस तरीके से आप वहां से भागे। आपके अभी तक एम्बेसडर साहब जो है वो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं, आप अभी तक किसी को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे। जिन लोगों के साथ आप जिन्होंने आपके पीछे जान की बाजियां लगाई, आप उनको छोड़ के भाग रहे हैं वहां पे। अब इस पे सबसे बड़ा एज एन अमेरिकन सेटबैक क्या है? अमेरिका की गुडविल को धचका लगा, अमेरिका का स्टेटस एज अ बीइंग अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, उसको धचका लगा। और आगे क्या होगा? आगे ताइवान आप पे किस तरह यकीन करेगा? आप उसको चाइना के, आप वहां पे शरारत करना चाहते हैं, उसको वहां पे लोग किस तरह बिलीव करेंगे? आप यूक्रेन के लोगों को किस तरह रशिया से बचाएंगे? आपके यूरोपियन एलाइज पहले कंफ्यूज्ड हैं, वो पहले ही चाइना को देख रहे हैं कि चाइना किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब आपके साथ जाना है या चाइना के साथ जाना है। हांगकांग, ताइवान, आपने आधी दुनिया जो है उसको आपने मलबे का ढेर बना दिया है, इराक, लीबिया और सारा, और आप अपने लोगों को बचाने में रेस्क्यू नहीं। और हालात इनसाइड वॉशिंगटन डीसी के, मैं ये बताना चाहूंगा कि हालात अमेरिका के ये हैं कि वो अपना सदर्न बॉर्डर ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अफगानिस्तान को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? 1 मिलियन बंदा 8 महीने में कंप्रीहेंड हुआ है उस बॉर्डर पे। जो बाइडेन साहब, असल में सबसे बड़ी बात, मैं इसके बाद आगे 2 सब कैटेगरीज में ले जाना चाहूंगा इस डिस्कशन को, कि इस वक्त जो बाइडेन साहब ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे, ड्राइविंग सीट पे आज भी ओबामा साहब बैठे हैं, शार्ट सारे वो कॉल कर रहे हैं। वो किस तरह इस वक्त सारी कैबिनेट जो है वो ओबामा के एडवाइजर्स की है। और ओबामा साहब को पुतिन साहब ने भी टेस्ट किया था सीरिया में, वो वहां पे रेड लाइन ड्रा करते रहे और जाके रशिया ने नेवल बेस बना ली। वो साउथ चाइना सी से उन्होंने अपना बेड़ा वापस बुला लिया। साउथ चाइना सी में चाइना ने जाके वहां पे बंकर बना लिए, आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए। उनकी फेल फॉरेन पॉलिसी थी। ओबामा का सिर्फ एक एजेंडा था, टू ब्रिंग सोशलिज्म टू द कंट्री, टू कॉल अमेरिका सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अमेरिका। अब बाइडेन साहब, बिल्कुल बाइडेन साहब की अपनी सेहत की हालत ये है, उन्हें यही नहीं पता कि वो सेनेटर हैं या प्रेसिडेंट है। इस वक्त सारी वही सोशलिस्ट, जब एजेंडा आधा कंट्री उनके साथ नहीं है, आधा कंट्री समझता है कि इन्होंने इलेक्शन चोरी किए हैं, आधे कंट्री के उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको हासिल नहीं है। फॉरेन पॉलिसी पे तो तवज्जो तब देंगे जब अंदर से सब अच्छे की रिपोर्ट आएगी। अमेरिका के अंदर से कोविड का अभी तक पूरा असर नहीं निकला,
अभी तक यहाँ पे 11 मिलियन जॉबें खाली हैं, वहां पे लोग काम करके राजी नहीं है। घरों पे बिठा के हर इंसान, हर अमेरिकन को $50,000 साल का उनको दिया जा रहा है, घर में बैठे। और लोग अब भूल चुके हैं कि काम किसको कहते हैं। अब अगले दिनों उन्होंने दोबारा सोशलिस्ट एजेंडा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कम्युनिटी कॉलेज एजुकेशन फ्री होगी। इनको, प्रेसिडेंट साहब को यही नहीं पता, जो चीजें फ्री दी जाती हैं उनकी वैल्यू कोई नहीं होती। तो मेरा मकसद है कि अमेरिका इस इंटरनल इश्यूज में इतना फंस चुका है, वो सकत ही नहीं रखता अफगानिस्तान पे या किसी कंट्री पे। वो अपने सुप्रीमेसी को, अपने फॉरेन पॉलिसी को, अपने इंटरेस्ट को बचा सके। एक तो ये व्यू इसका मैंने बता दिया अमेरिका के हालात क्या है। अमेरिका इस वक्त ऑन द फुट, वो कहते हैं मर्दे बीमार है। वो बिल्कुल उनकी सकत नहीं रही कि वो किसी भी कंट्री के साथ चल सके। अब एलाइज को समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके पे, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी। एक तो ये है। अब एज ए पाकिस्तानी उसमें मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तरफ तो चाइना के साथ हम भाग कर उनके कैंप में चले गए, ठीक है, बिल्कुल ठीक, करना भी चाहिए था। आपको इंडिया के खिलाफ वो सपोर्ट भी करते हैं, आपको आर्मामेंट्स भी देते हैं, आपके साथ फाइटिंग जहाज भी बना रहे हैं। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन है मेरे लिए, क्या चाइना इंडिया और अमेरिका को एज ए कस्टमर अपनी प्रोडक्ट के लूज कर सकता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, उसमें मुझे कल एक पर 2-3 खबर मुझे जो अच्छी नहीं लगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक रेड फ्लैग है, कि जब अगले दिन तालिबान ने वहां से जंगी कैदी छोड़े, तो उनमें मुल्ला फकीर जो कि नेक्स्ट सेकंड इन कमांड है टीटीपी पाकिस्तान, टीटीपी के जो उनके सेकंड इन कमांड है बाजौड़ वाले, उनको भी उन्होंने रिहा कर दिया, उनके साथ उनके साथियों को भी रिहा कर दिया। और आपको टीटीपी के इरादों का पता होगा। उस पर मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि हमारे बाजवा साहब, हमारे कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने भी कहा था कि टीटीपी और दूसरे तालिबान, टीटीपी और तालिबान में कोई फर्क मौजूद नहीं है। अगर ये हालात हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाओं का रुख है। एक तो टूटी फूटी सुपर पावर अमेरिका, और दूसरा तालिबान की तरफ से, और तीसरा इंडिया की तरफ से। और चाइना देखें, मैं यहां पे ये आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि चाइना सुपर पावर के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना के बहुत बड़े एरिया के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है और चाइना उसको अभी तक छुड़वा नहीं सका। तो ये सूरत हाल ये है इस वक्त अफगानिस्तान में। अभी तो मैं समझता हूं, मैं ये उस रीजन की खुशकिस्मती है कि तालिबान ने थोड़ा सा अपना मोड चेंज किया है, कि उन्होंने वो हालात में भी गवर्नर जो पकड़े, उन्होंने मारा नहीं उनको, और उन्होंने पैलेस में भी वो उस तरह, जिस तरीके से उन्होंने दहशत, उन्होंने चीजें जलाई नहीं है अभी तक। दे आर मेरे ख्याल में दे आर ट्राइंग टू बिहेव। और जिस तरीके से वो उनके साथ दूसरे, जिस तरह अभी, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि मुल्ला गनी ब्रादर की मैं हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की, उसमें मैंने फिगर उनकी स्पीचें सुनी, तो मुझे लगा है कि ही इज अ पीसफुल पर्सन। लेकिन अब वो कितना अरसा और किस तरीके से आगे मैनेज करते हैं, आने वाले दिन भी बताएंगे। जिस तरीके से रशिया ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि हम इनको रिकॉग्नाइज तो करेंगे, लेकिन कुछ दिन देख के हाउ दे बिहेव। तो इस वक्त जो वहां पे 3 लोग बैठ के जो नेगोशिएट कर रहे हैं स्मूथ ट्रांजिशंस के लिए, अब्दुल्ला कारजाई साहब और उसके बाद हिकमत गुलबदीन, इसमें 2 बंदे तो नजर आते हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, कारजाई साहब और हिकमत गुलबदीन। और अब्दुल्ला रशियन एजुकेटेड है, अल्टीमेटली उनकी फीलिंग्स रशिया के साथ है, वो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आने वाले दिन डिफाइन करेंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं जो थ्रेट आ रही है, वो एक ये थ्रेट है कि वॉशिंगटन डीसी में जो इंडियन डायस्पोरा बैठा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी सेकंड टू द इजराइल लॉबी, एक तो वो सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरा, पाकिस्तान अभी तक अपना मैसेज पूरा कन्वे नहीं कर पाया। पाकिस्तान को एक वेरी कंप्रिहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, ताकि लोगों को बताएं कि हम कहां खड़े हैं, हम फ्यूचर कहां जाएंगे, हमारी हिकमत अमली क्या है। अभी तक आपका नरेटिव दुनिया तक नहीं पहुंचा। वॉशिंगटन डीसी जो है वो ये समझ रहा है, और बल्कि होगा कि वो अफगानिस्तान का मलबा जो सारा वो पाकिस्तान में फेंकेंगे, आपकी एफटीएफ में फंसे रहेंगे, आपके पास आप पे मजीद हो सकता है सैंक्शंस और एम्बार्गो की तरफ जाएं। सारी साहब, बड़े तफसील से आपने इतने पॉइंट्स बता दिए हैं कि जो मेरे सवाल थे आपने खुद से ही उनका जवाब दिया। मुझे ये बताइए, जो आपने आखिर में बड़ी खतरनाक बात की है
सर ये वाली बात ना करें, इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बड़ा वो एक ट्रेंड भी चलता रहा, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी रिपोर्ट भी बनाई गई कि एंटी स्टेट वो चल रहा है, उसके ऊपर रिपोर्ट में पता चला अपने ही लोगों के नाम डाल दिए हैं। मतलब इतनी बहुत सारी बातें आई सर। ये जो आपने सारी बातें की, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने जिस तरह बताया कि उनकी जो आपको नजर आ रहा है शुरू में जो लोग नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से कैसे हामिद करजई या डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, तो अभी भी इसके ऊपर अगर असर और रसूख अमेरिका का रहेगा, क्या आप ये समझ रहे हैं? और क्या जो पाकिस्तान की तरफ से एक ये नैरेटिव गया कि जो एक बड़ी खुशियां मनाई गई और ये किया गया, तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान डिक्टेट करवाने वाले की उन पोजीशन में होगा या अमेरिका? और क्या वो जो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप ये समझते हैं कि वो बिल्कुल वाकई इसलिए कर रहे हैं कि वो ये करना चाहते हैं और करेंगे, या उनकी अभी सिर्फ स्ट्रेटेजी इसलिए है कि हम अपने आप को रिकग्नाइज करवा लें और अपने आप को मनवा लें, उसके बाद आगे देखते हैं? देखिए, उसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि मुल्ला गनी ब्रादर, आप एक तो आपने 8 साल उनको जेल में रखा पाकिस्तान में। आप यहां पे वो शुगर के मरीज बन के निकले वहां से, कराची में एक निजी अस्पताल से उन्होंने अपना इलाज भी कराया। और इसी तरीके से मुल्ला जहीफ, जिस वक्त आपने उनको पकड़ के गुटानमो में भेजा, उन्होंने अपनी किताब में पाकिस्तान की कितनी तारीफें की। ये 2 लोग हैं। तीसरे मुल्ला याकूब है, जो मुल्ला उमर साहब के जो बरखुरदार हैं उनके। देखिए, 5 लोगों के बारे में कल मैंने पढ़ने की कोशिश की है जो इस वक्त की तालिबान आगे गवर्नमेंट बनाएंगे, और मैं कोशिश की है कि वहां से देखूं कि उनके पाकिस्तान के बारे में क्या फीलिंग्स है। एक तो ये चीजें डिफाइन करेंगी फ्यूचर में। हमारा असल में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानी अवाम को एक, ये मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए। वो कल के बाद, अब तालिबान अभी पूरा काबल पूरे तरीके से टेक ओवर नहीं हुआ, तो कल ही उन्होंने सोचना, ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि यही तालिबान अब हमें कश्मीर भी लेकर देंगे। ये कल से ये मैं देख रहा हूं आपके सोशल मीडिया पे चल। और ये कश्मीर आप अगर नहीं लेना चाहते तो तालिबान क्यों लेकर देंगे आपको? अगर आप में सख्त नहीं है तो वो क्यों लेकर देंगे? वो देखें, अभी तो वो खुद ना तजर्बाकार है, मोटरसाइकिलों पे वो चढ़ के गए हैं, काबल पहुंचे हैं। अभी उन्होंने पूरी दुनिया को फेस करना है, अभी उन्होंने सारी चीजें सीखनी है। अभी पता नहीं वो आपके साथ क्या करने वाले हैं, ये भी आपको नहीं पता अभी। तो ये पाकिस्तान में सबसे बड़े जो जश्न मनाए जा रहे हैं, और कुछ चीजें बहुत काबिल एतराज हैं जो इस वक्त वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका देख रहा है। आपके हर चैनल ने जनरल हमीद गुल की वीडियो को चलाई है कि अमेरिका, हम ISI अमेरिका को अमेरिका की मदद से मारेगी। आप क्या ख्याल है? ये कान बंद कर, ये अमेरिका के लिए अच्छा म्यूजिक है? ये वो पहले ही कहते हैं कि 20 साल आपने हमें ब्लैकमेल किया, आपने डबल गेम खेली हमारे साथ। और इस वक्त उसको एक तकवीत कहां से मिल रही है? इस वक्त उनके एयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा है। इंडियन अपॉइंटमेंट अगर आप देखें इस वक्त व्हाइट हाउस में, प्रेसिडेंट का स्पीच राइटर इंडियन है, जो इस वक्त उनका मीडिया चलाने वाला, IT चलाने वाला व्हाइट हाउस का इंडियन है। यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सी और सारी, इनके सबके सब CEO जो है सारे इंडियन है। आपका क्या ख्याल है? वो आपको प्रमोट करेंगे? वो मोदी को प्रमोट करेंगे? मोदी को कर रहे हैं वो प्रमोट। वो अमेरिका को वो जानबूझ के बता रहे हैं कि पाकिस्तान हैज बीन प्लेइंग डबल गेम विद यू। आपको इस वक्त सीरियस, और खासकर मैं ये सख्त बल्कि सख्त लफ्जों में कहूंगा, आप रिविजिट करें आपको यहाँ पे आपकी लॉबी कौन कर रहा है। आपने यहाँ पे जो लॉबियस्ट हायर किए उसमें से भी पैसे बनाए गए हैं। आप जब हर काम करते हैं जिसमें करप्शन इन्वॉल्व होती है, नेशनलिज्म नहीं है, तो फिर कंट्री किस तरह बनेगा? क्या बनेगा? पाकिस्तान का चलाएगा कौन? आप में से 50,000 1 लाख लोग जो हैं, उनके जो मेजर डिसीजन मेकर आपके, उनकी सबकी बीवियां और बच्चे सारे ब्रिटिश और अमेरिकन और कैनेडियन है। वो तो सीटें करा रहे होंगे आजकल अपनी। आपका 170 का डॉलर तो हो चुका है, 180 का तो इन दिनों में होने वाला है। आपके अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो 180 तक तो वो खुद सोच रहे हैं कि इसने जाना है विद इन मंथ और 2 मंथ। तो जब 200 का डॉलर होगा आपके पास, आपको फेडरल से भी सैंक्शंस और बैंकिंग, आप ये बिल्कुल ना भूलें, अभी तक जो बैंकिंग सिस्टम है सारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। अभी तक जो जितना दुनिया में सिस्टम चल रहा है, इट हैज सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अमेरिकन सारी चीजें। आप किस तरीके से भाग के चाइना के पीछे छुप जाएंगे? मुझे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका आपका पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तानी कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि हाउ यू आर प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू हाइड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चाइना।
मुझे मुझे समझ नहीं आई बात की। आपका बैलेंस होना चाहिए था रिलेशनशिप अमेरिका के साथ। मैं समझता हूं उनके साथ आप सारी बातें ना माने, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो चले, दुनिया को कम से कम कन्विंस तो करके रखें। आप जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, लेकिन साथ ही अगले दिन स्पीच उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा जी तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ के नीचे फेंक दी। वो भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। तो ये मैसेज वॉशिंगटन डीसी इज नोटिंग, इज चेकिंग, इट्स यू आर बिल्डिंग अ रैकेट। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन की जरूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स की जरूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है। मैं आपको एक चैलेंज करके कहता हूं, आज जरा चेक करें जयशंकर साहब के दौरे पिछले दिनों के। उन्होंने दुनिया का मुल्क ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहां जाके वो तालिबान को अप्रोच करने की कोशिश ना कर रहे हो। वो ईरान में जाके तालिबान से बातें करते रहे हैं, वो ताजिकिस्तान में जाके तालिबान से बातें करते रहे हैं। अगले दिन दोहा में जब आपके खलीलजादे एंटर हुए हैं, उनके साथ वीपी सिंह थे जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे। तो आप खुद देखें कि आप कहां खड़े हैं, आप कहां जाना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी, मैंने अगले दिन में बताने की कोशिश की थी, आपने जो एनएसए हायर किया है वो आपका फॉरेन मिनिस्टर की ड्यूटी दे रहा है। आप मुझे इंडिया के एनएसए का नाम बताएं, आपको नहीं पता होगा। आप अमेरिका के एनएसए का नाम बताएं, नहीं पता होगा। लेकिन मोईज यूसुफ इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू द फाइनेंशियल मीडिया, एम्बैरसिंग हिज ओन गवर्नमेंट, एम्बैरसिंग हिज ओन प्राइम मिनिस्टर। मेरी तो समझ से बाहर है कि हु इज योर फॉरेन मिनिस्टर राइट नाउ। साजिद साहब, ये जो चीजें आपने सारी ये बातें कही, ये मतलब बहुत ही एक नजर आ रही है कि ये जो सिचुएशन, जिस तरह आपने कहा कि जश्न मनाया जा रहा है, उसकी पहले वजूहात तो ढूंढ ली जाएं। तो सर, आपको ये क्या नजर आ रहा है कि देखिए, जब हम ये बात करते हैं पाकिस्तान की, जो इस वक्त ये जो स्ट्रेटेजी रही, उसमें ऐसा लगा है, इस तरीके से बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान फाते है और बाकी सब जो है वो लूजर्स हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो वो चाहते थे जिस तरीके से वो आ गए। लेकिन इसमें जाहिर है कि इससे पहले ये भी कहा जाता रहा कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खतरात लाहक हैं। इस सूरत हाल में कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका, क्योंकि सर एक ये भी बात की जा रही है ना कि ये मिस कैलकुलेशन है या स्ट्रेटजी है, क्योंकि सर मैं एक प्रोग्राम कर रही थी साजिद साहब, और उसमें मैंने देखा कि अमेरिका का पहले, आपको याद होगा, आया था 6 महीने में आएंगे, पहुंचेंगे, फिर उन्होंने कहा कि 3 महीने लगेंगे, और जिस दिन उन्होंने ये कहा कि 90 डेज, उसके 2 दिन के बाद तालिबान काबुल पर कब्जा कर चुके थे। तो ये तो हो नहीं सकता कि सुपर पावर को पता ना हो कि उनको कितने दिन लगेंगे पहुंचने में। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल हर चीज सैटेलाइट से देखी जा रही है। बल्कि तानबाल के पास वो कैपेसिटी नहीं ऐसी कि सैटेलाइट्स को वो मनूवर कर सकें या किस तरह की कोई टेक्नोलॉजी उनके पास हो। लेकिन इस पे मैं भी सोचता रहा हूं कि शायद ये चाइना के लिए कोई ट्रैप होगा। लेकिन इसमें जब आलिया, मैंने ये सोचा है कि सिग्नल दुनिया क्या ले रही है, गुडविल कितनी खराब हुई है, ताइवान के लोग क्या सोचेंगे, यूक्रेन के लोग क्या सोचेंगे, इराक में कितनी मायूसी जाएगी। वो ये जब मैंने ये सोचता हूं कि चाइना इससे क्या सिग्नल लेगा, रशिया क्या सिग्नल लेगा, और सोल सुपर पावर का स्टेटस जिस तरीके से, और दूसरा ये कि 2020 में तो वैसे ही इलेक्शन, यहाँ पे हमारे 22 में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ओपनली कहा जा रहा है कि दे विल लूज नाउ अगेन। तो इतने बड़ा ब्लंडर जो है वो आइदर जस्ट टू ट्रैप चाइना, जस्ट टू डू समथिंग। मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी भारी कीमत है अगर अदा करने, ये अगर सोचा है उन्होंने कि इस तरह करके ट्रैप करेंगे, तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी भारी कीमत अदा कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। इलेक्शन जो है 22 में जो है रिपब्लिकन वो आ रहे हैं वापस। और जिस तरह के आपको शायद मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंट साहब से रेजिग्नेशन की भी रिक्वेस्ट कर दी है उन्होंने कि बाइडेन शुड रिजाइन। तो इतनी बड़ी कीमत देना, उसकी पॉलिटिकल, या सारा कुछ आपको पता है अमेरिका में सारी चीजें पॉलिटिकल कैलकुलेशन के बाद की जाती हैं। आप यहाँ पे सर्वे पहले किए जाते हैं, पॉलिसीज बाद में अनाउंस की जाती हैं। तो अगर उसमें ये कर रहे हैं तो फिर तो मैं समझता हूं कि दे माइट बी सक्सेसफुल। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का सारा ट्रेंड जो है वो इंटरनल सोशलिज्म की तरफ है, बजाय कि फॉरेन पॉलिसी रेडार पे नहीं मौजूद है। यहाँ पे मीडिया भी बिल्कुल कवरेज कम दे रहा है अफगानिस्तान को। और बल्कि कल परसों से 2-3 दिन से CNN जो है मुख्तलिफ किस्म के लोगों को आ रहा है जो वो यही कह रहे हैं कि जी अमेरिका डिडंट हैव एनी चॉइस, प्रेसिडेंट साहब के पास कोई चॉइस ही नहीं था, आज निकलते या 20 साल बाद निकलते या ये करते तो वो करते। तो मेरा मकसद है, सबसे बड़ी मेरे आज तक मुझे इस इनखला से मुझे एक समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान से आप निकल गए, जापान में आप भी बैठे हैं आज भी। कोरिया की सूरत हाल भी बिल्कुल इसी तरह है कि एक साइड पे नॉर्थ कोरिया की थ्रेट है, आप साउथ कोरिया में वहां बैठे 60 से जाके। तो यहां से निकल के आप निकले हैं और डिफीट, और जो इस हालात से निकले हैं कि आपके अभी तक अमेरिकन जो है वही स्टक बैठे हैं, और जिस रीजन से निकल रहे हैं, एक साइड पे चाइना है और एक साइड पे रशिया है।
वहां से निकलना और बगैर किसी सियासी हल के। मुझे कल भी किसी ने पूछा भी मियां जी आप तो ट्रम्पस्टर हैं, आप तो ट्रंप के साथ हैं, तो ट्रंप और इसकी निकलने में क्या फर्क है? मैंने उसको बताई ये बात कि डोनाल्ड ट्रंप के ने निकलना था, सियासी हल दे के निकलना था। आपको मैं ये याद कराना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब निगोशिएट कर रहे थे, एक दफा उन्होंने निगोशिएशन रोक दी थी, बल्कि तालिबान का ट्रिप था यहाँ वाइट डीसी का, उन्होंने वो ट्रिप भी कैंसिल कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज नेगोशिएटिंग ऑन हिज ओन टर्म। अब हुआ ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ट्रंप फोबिया था, इन्होंने हर वो आगे चीज रिवर्स की जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की थी। तो उसमें आके उन्होंने यहां से भी रगड़ा खा गए, मिस कैलकुलेशन। और दूसरा इंटेलिजेंस फेल्योर की मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस फेल्योर तो इनको इराक में भी इन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दिखाए, वहां जाके वहां भी इन्होंने मुंह की खा ली। उसके बाद लीबिया पे चढ़ दौड़े हैं, वहां भी उन्होंने, वहां से भी हालात देख लें। अब बजाय वहां पे टेररिज्म को रोकने जाते हैं, वहां पे वो सारा टेररिस्ट की अमाजगा बन चुकी है। इराक जो है वो उसके अलग है, इराक के 3 टुकड़े करना चाहते थे, उसमें भी फेल है ये। मेरा मकसद आज देखें, मेरी नजर में जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है, और मैं आज एक वाजे करना चाहूंगा इस प्रोग्राम में आपके कि इसके बाद 2-3 महाज कभी और खोलेंगे। उसकी वजह यह है कि पेंटागन को चलाने के लिए इनको 2 जंगें चाहिए होती हैं। अपने मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ऑलवेज नीड 2 फ्रंट्स, जिसपे ये अपना असला बेचें, यहाँ के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर खाएं, लूटें। मुझे कल सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि मैं आई एम अ लॉयर माई सेल्फ। दुख की बात यह है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमेरिकन लाइव्स। अगर आपने नहीं भी सोचना, दूसरी साइड पे तो मिलियंस लोग मारे गए ना, इराक में, लीबिया में और अफगानिस्तान में मिलियंस के हिसाब से मुसलमानों का जेनोसाइड किया जाता है। लेकिन अमेरिकन लाइव्स की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा मरे हैं। यहाँ पे एक ये भी टेक्निक आपको बताना चाहूंगा। अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिकन को चीट किस तरह करती है कि आपको बताया जाता है कि 3000 फौजी मारे गए हैं, मारे वहां पे 13,000 होते हैं, और 10,000 अमेरिकन फौजियों को एज ए कॉन्ट्रैक्टर शो करके मरवा लेते हैं। तो एज ए जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको वो काउंट नहीं करके बताते। इन्होंने सबसे बड़ी ज्यादती देखे, अपनी आर्मी के अंदर ही ब्लैक वाटर बनाई गई, अपनी ही आर्मी को प्राइवेटाइज करके, तो उनको मरवा लेना, तो उनकी गिनती ना कौम को बताना, इससे बड़ी चीटिंग क्या होगी? ठीक। अच्छा साजिद डार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा कि अब मेरा ये एक मैं समझती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू के कभी जाहिर है कि अमेरिका ने कभी ना कभी तो यहाँ से निकलना ही था, और 20 साल हो गए। लेकिन होना ये चाहिए था। हम तो खुद ये समझते हैं कि कब तक वो अपने फौजियों को वहां पर रखते हैं, उनके भी तो घर बार हैं। लेकिन कोई ट्रेनिंग देकर निकलते हैं ना, इस तरीके से ट्रेन करते हैं इन लोगों को कि चलें हमने आपको ही हुकूमत देनी आगे, तो आपकी ट्रेनिंग जरा 4-5 साल लगा देते ट्रेनिंग पे उनकी, तो उनको भी पता होता और फिर निकलते। कोई इस तरह का कुछ होना चाहिए था। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या सोचें चल रही है, क्या हो रहा है? वॉशिंगटन डीसी अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो सकता है इसका अभी भी कुछ सियासी हल निकले। और मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं भी ये चाहूंगा कि वहां पे अभी भी जो एक सियासी हल निकालें, क्योंकि तालिबान को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। तालिबान के पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि वो अपनी चीजें इस्तेमाल कर सके। मेरे ख्याल में इसमें से बचने का या पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा कि कोलिशन किस्म की, उनमें लीड ज्यादा तालिबान की हो जिस तरह वो चाहते थे, ठीक है, लेकिन दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो वहां पे मकबूल हैं, इलेक्शन जिन्होंने इलेक्शन जीते हैं, या 90 डेज के बाद इलेक्शन होने चाहिए। तालिबान को भी चाहिए कि वो कौम के सामने जाए, अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब मैं बताना चाहता हूं कि पिछली ये जो कारजाई साहब और ये गनी साहब, इनकी फेल होने की वजूहात क्या थी? उनकी 2 मेजर वजूहात ये थी कि कारजाई साहब सिर्फ अमेरिका को रिप्रेजेंट करते थे। वो अमेरिका से यहां से गए, उनके भाई का यहाँ बाल्टीमोर में रेस्टोरेंट था, जहां हमसे थोड़ी दूर यहां से आगे, और उसके बाद वो खुद एक ऑयल कंपनी के लिए काम करते थे। उनकी बॉन्डेज कोई नहीं रह चुकी थी अफगानिस्तान के साथ, वो वेस्टर्नाइज हो चुके थे। अशरफ गनी साहब यहाँ पे प्रोफेसर थे, यहाँ पढ़ाते, जॉन हॉपकिंस में गए हैं, उनकी भी बॉन्डेज कोई नहीं थी, बाहर वेस्टर्नाइज हो चुके थे। वो जो अफगानी हैं वो कबाइल लोग हैं, वो अपने जैसे लोगों को अपने दरमियान देखना चाहते हैं। उन्होंने आज तक इनको एज अफगानी देखा ही नहीं। एक तो ये वजह थी। दूसरा, उनके पीछे जो लेबल अमेरिका का था, अमेरिका के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि ये भी अपनी मार्केटिंग कैंपेन को सही तरीके से चला नहीं सके। एक तो सबसे ज्यादा इमदाद देने वाला कंट्री अमेरिका है, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत भी अमेरिका से की जाती है।
पाकिस्तान में जितना पैसा जाता रहा, लेकिन झंडे भी अमेरिका के जलाए जाते रहे हैं, उसमें अमेरिका की भी मार्केटिंग कैंपेन की जाती है, इनसे भी मैनेज नहीं होता पूरे तरीके से। लेकिन आगे मैं जिस तरीके से देख रहा था कि वहां पे एक तो पाकिस्तान के लिए भी जरूरी यही है कि कोशिश करें कि सियासी हल निकाला जाए, और दूसरा पाकिस्तान को चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन चलाएं ताकि अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करें, दुनिया को बताएं कि हम वी विल नॉट, जिस तरह मैं, बल्कि खान साहब का मैसेज बड़ा अच्छा था कि हम सिर्फ अमन के साथी हैं, हम दहशतगर्दी के साथी नहीं है, लेकिन उसको बार बार रिपीट होना चाहिए, ऑन इंटरनेशनल लेवल रिपीट होना चाहिए। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब को चाहिए कि निकले वहां से और पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचाएं कि हम अमन के साथी हैं, हम दहशतगर्दी के साथी नहीं है। हमने बहुत ज्यादा लास्ट तो चलाने की कोशिश की लेकिन कॉल ही नहीं आई आपकी तरफ से। लेकिन वो इसमें देखे ना, अमेरिका से कॉल नहीं आई तो इनको चाहिए दूसरे यूरोप में जाएं, यूरोप को अबैंडन कर रखा है आपने, वहां से सपोर्ट हासिल करें। दूसरे आप मिडल ईस्ट में जाएं, आप ईरान में जाएं, जितने नेबरिंग कंट्री है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, इन अपने जो नेबर्स हैं वहां तो एक मार्केटिंग कैंपेन चलाएं। लेकिन इस वक्त मैं जाती तौर बताऊं, वॉशिंगटन डीसी और वेस्टर्न जितने हैं, दे आर प्लानिंग इन, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बात चल रही है वो यही है कि सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान। वो सब ये समझते हैं कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, इट वाज डन बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को चाहिए इसके बारे में ठोस हिकमत अमली इख्तियार करें। ये जो आपने बात की जरा आखिर में, ये तो बिल्कुल, फिर तो ये पाकिस्तान को ये चाहिए कि इसके खिलाफ अब एक ऐसी कैंपेन चलाए और उस ये सबको बताए कि ये जो ये गलत कहा जा रहा है, सिर्फ आपस में मुल्क के अंदर ये करके। और फिर वही जो आपने एक बात की कि एक तरफ आप कहते कुछ हैं और फिर मुल्क के अंदर कुछ और हो रहा होता है, तो उन इकदामात को लोग भी देखते हैं, उन सब चीजों को। तो इस वजह से बहरहाल ये बड़ी आपने जो भी एनालिसिस किया है साजिद साहब, थैंक यू सो मच। बहुत से के एंगल्स ऐसे जिसको आपने कवर किया, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो कि अभी तक हमने उसके ऊपर बात नहीं की थी, वो आपने बताई। थैंक यू वेरी मच। आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू, माय प्लेजर आलिया।